ओके, वेलकम आप सभी का। और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के रिगार्डिंग हमारा जो एल्गी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हमने फंजाई का सेक्शन स्टार्ट कर लिया था और बीच में हमारा जो मेगा टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था वो भी हमारा ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो उसका कंप्लीट डिस्कशन भी हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था। तो आई होप आप लोग उस पे काम कर रहे हैं और जल्दी ही आप उसको कवर कर लेंगे। और सेकंड बात ये थी कि उस पर्टिकुलर टेस्ट को आपको दोबारा से री अटेम्प्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। तो आप जब भी आपको लगे तो आप दोबारा से उसको री अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश ये करनी है कि कंप्लीट आपकी तरफ से ये आना चाहिए कि चलो हमारा कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आ चुका है। फिर भी कोई क्यूरी रहती हो तो आप हमें दोबारा से बता सकते हो ना। तो वो तो रही हमारे पहले टेस्ट की बात। और अब हम हमारे सेक्शन में आगे बढ़ेंगे और आज हम जो सेक्शन इसमें स्टार्ट करेंगे वो हमारा फंजाई का पार्ट रहेगा। और फंजाई के अंदर हमें जैसे हमने एल्गी को भी क्लास वाइज डिस्कस किया था ताकि हमें एक एक क्लास की सारी बातें समझ में आ जाएं, तो वो थोड़ा सा एक प्रकार से एक जगह पे कंपाइल भी हो जाता है और जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो समराइज भी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा भी है। और जब हम थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं तो कंपैरेटिव डिस्कशन का मौका भी हमारा साथ में रहता है, तो वो चीजें हमें प्रॉपर फायदा पहुंचा देती है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में और दूसरा पॉइंट रहेगा फाइकोमाइसीट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। तो जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स हैं इनको जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इनको मिक्सो माइकोटीना जो सब डिवीजन है उसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा हमारे जितने भी बाकी बचे हुए फंजाई हैं, चाहे वो फाइकोमाइसीट हो या ऊमाइसीट हो या जाइगोमाइसीट हो, एस्कोमाइसीट हो, बेसिडियो हो या हमारे ड्यूटेरो हो, उन सभी को यू माइकोटीना में रखा गया है। इन सबको रखा गया है यू माइकोटीना के अंदर। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जो ग्रुपिंग है, सब डिवीजन लेवल के ऊपर जो ग्रुपिंग रहेगी उसमें स्लाइम मोल्ड्स कनेक्टेड है मिक्सोमाइकोटीना से और बाकी जितने भी फंजाई हैं वो कनेक्टेड हैं यू माइकोटीना से। तो पहले अपन बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को अपन लेंगे और कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारी क्लियर होनी चाहिए ताकि अगर ऐसा कुछ भी हो स्लाइम मोल्ड्स के रिगार्डिंग तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट भी यही है। तो सबसे पहली तो जो बात होती है कि आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे हमारे बाकी जो एल्गी हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि ये एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो फूड होता है उसका एक्सटर्नल एंजाइम्स की सहायता से डाइजेशन होता है कि सेल एंजाइम को सीक्रेट करती है और जब वो एंजाइम बाहर अपने सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे तो वो सोल्यूबलाइज हो जाएगा और उस सोल्यूबलाइज मटेरियल को जो फंगल हाइफे होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो भी हमारे यू माइकोटीना के मेंबर हैं, यानी कि जो ट्रू फंजाई है, उनका एब्जॉर्बेंस का जो तरीका होता है वो होता है कि वो जो आपका न्यूट्रिशन का तरीका होता है वो एब्जॉर्बेंस वाला रहता है। लेकिन स्लाइम मोल्ड्स अपने इस तरीके को लेकर के बिल्कुल से अलग होते हैं और इनका जो तरीका होता है वो होता है फैगोट्रोपिक। फैगोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो भी कंटेंट होता है उसको एनगल्फ किया जाता है। ये जो मैकेनिज्म होती है कि जब बाहर कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो और इसको पिक करना हो तो इसको बाहर से कवर करना पड़ेगा, इसको बाहर से कवर करना पड़ेगा ताकि ये एनगल्फ किया जा सके या इसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा पिकअप किया जा सके। पिकअप
पिकअप बाय फेगोसाइटोसिस। ये तभी हो सकता है जब सराउंडिंग जो हो, कि सबसे बाहर जो आपने लिया, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयरिंग है ये सॉलिड नहीं होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। तो इसमें वेरिएशन हो या इसमें ऐसे कैपेसिटी हो, तो इसका सबसे बड़ा जो लॉजिक होता है वो यही है कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल इनके पास नहीं होती है। तो ये केवल प्रोटोप्लाज्मिक सिस्टम है। ये कैसे होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक सिस्टम होते हैं। और प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब तो ये हुआ कि साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के बाहर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो चीजों को एनगल्फ कर सकती है, राइट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका बिल्कुल से डिफरेंट है। हालांकि ये फंजाई में इंक्लूड है, लेकिन फंजाई में भी जो मिक्सोमाइकोटीना है वहां से इनका रिलेशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के बाकी सबसे अलग रहेंगे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होने से इनकी जो सैप होती है वो इरेगुलर सैप होती है। और डायनेमिक सैप होती है, चेंजेबल होती है। ये हमेशा एक ही सैप फिक्स नहीं होती है, जैसे कि अमीबा के पास होती है, अमीबोइड सैप है इनकी। तो जैसे अमीबा के अंदर स्यूडो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, वैसे ही स्यूडो स्ट्रक्चर इसमें भी बनती है। स्यूडो ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं, जिनकी वजह से अपना फूड है उसको ये पिकअप करते हैं। तो पहली बड़ी बात कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको ध्यान रखना है, फैगोट्रॉपिक है। तो आप इसी से दूसरा पॉइंट भी इसका जोड़ देंगे कि ये तभी हो सकता है जब इसके पास सेल वॉल नहीं हो। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो लिविंग सिस्टम है कि ये किस प्रकार के जीव है, अगर हम लिविंग सिस्टम के रिगार्डिंग इनकी बात करें तो जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये अभी हमने बात की कि ये केवल एक मास है, कलेक्शन है ये, और ये मास है प्रोटोप्लाज्म का। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक मास है ओनली। और फिर इसके अंदर कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है ये किस फॉर्म में है। ये सेलुलर फॉर्म में भी हो सकता है और ये नॉन सेलुलर फॉर्म में भी हो सकता है। नॉन सेलुलर कहने का मतलब तो ये है कि इंडिविजुअल सेल नहीं होगी। यहां पे देखो क्या होता है, इंडिविजुअल सेल प्रेजेंट होंगी और यहां पे इंडिविजुअल सेल अब्सेंट होती हैं, और सारा कुछ एक ही ग्रुप होता है, सिंगल ग्रुप के रूप में पूरा का पूरा बॉडी प्रेजेंट होता है। जब एक एक सेल प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे हर एक सेल स्यूडो स्ट्रक्चर्स की वजह से अमीबोइड होती है। तो सेलुलर सिस्टम भी मिल सकते हैं और नॉन सेलुलर सिस्टम भी मिल सकते हैं। दोनों प्रकार के सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल अब्सेंट रहेगी, ये बातें हम कर चुके थे। इसके बाद में दूसरी खास बात कि इनका जो कंडीशन है वो होता है डिप्लॉयड। ये जो डिप्लॉयड फेज है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका जो मैन बॉडी है, जो प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है वो साइटोलॉजिकली डिप्लॉयड होता है। तो सेलुलर सिस्टम भी हो सकते हैं और एसेलुलर सिस्टम या नॉन सेलुलर सिस्टम ये भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार के सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो सेलुलर सिस्टम है उस सेलुलर सिस्टम का जो दूसरा नाम होता है उसको हम स्यूडोप्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। स्यूडोप्लाज्मोडियम। और जो एसेलुलर सिस्टम या नॉन सेलुलर सिस्टम है उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। प्लाज्मोडियम कुछ भी नहीं है, जितना भी मास है वो सारा का सारा मास एक इरेगुलर सैप के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको आप प्लाज्मोडियम बोल देते हैं। और अगर वो सेलुलर फॉर्म में है, एक एक इंडिविजुअल सेल वहां पे अलग अलग अपनी आइडेंटिटी रखती है, तो वो स्यूडोपोडियम या स्यूडोप्लाज्मोडियम कहलाता है। और फिर इसके साथ में ही आपको एक चीज और ऐड करनी है कि जब हम बात करते हैं एसेलुलर की या प्लाज्मोडियम की,
तो यहाँ इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज में जब ये आएगा तो पूरा का पूरा जो बॉडी होता है वो एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट बिहेव करता है, कि रिप्रोडक्टिव यूनिट और वेजिटेटिव यूनिट वो दोनों एक ही होती हैं, यानी कि आफ्टर ए सर्टेन ग्रोथ वेजिटेटिव पार्ट ही रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं होलोकार्पिक। ये आप बाकी जगह पे भी ध्यान रखेंगे कि जब पूरा का पूरा बॉडी, एंटायर बॉडी, जब एंटायर बॉडी चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसका एंटायर बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में बिहेव करता हो, रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में अगर वो बिहेव कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? होलोकार्पिक, राइट। और इसका रिवर्स होता है यूकार्पिक। यूकार्पिक का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग होती हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग होती हैं। तो सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव और एक नॉन रिप्रोडक्टिव। तो अगर ऐसा डिफरेंशिएशन है किसी में तो वो यूकार्पिक कंडीशन कहलाती है। अगर पूरा ही बॉडी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंटायर बॉडी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? होलो बोलेंगे। तो पूरा का पूरा जो प्लाज्मोडियम है, वो पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन के लिए फंक्शनेबल है, तो हम इसको होलोकार्पिक इसलिए बोल रहे हैं। देन आफ्टर अगर हम देखें कि ये तो जब रिप्रोडक्शन आता है तो पूरा का पूरा बॉडी इनका फंक्शनल है उस एंगल से, या बॉडी का कुछ पार्ट फंक्शनल है, उसके रिगार्डिंग ऐसी बातें हो सकती थी। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, जब रिप्रोडक्टिव फेज इनकी ऑन होती है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको हम बोलेंगे स्पोरोफोर। और ये जो स्पोरोफोर होते हैं, इन स्पोरोफोर के अंदर एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड का मतलब घिरे हुए, जो चारों तरफ से किसी कवरिंग से बंद हो, एनकैप्सुलेटेड स्पोर बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैन बॉडी है वो भी 2n है, और यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं वो भी 2n नेचर के होते हैं, जो वापस से जर्मिनेट करके मैन बॉडी बनाते रहते हैं। बॉडी के रूप में कुछ भी नहीं होता, बॉडी के रूप में केवल एक मास है और उसके पास सेल वॉल भी नहीं है, सारा एक गुच्छे के रूप में होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम, अगर ये वहां पे एक एक सेल की आइडेंटिटी है तो आप स्यूडो प्लाज्मोडियम ऐसे नाम उनको दे देते हैं। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, स्ट्रेस की कंडीशन, जहां पे चीजें अगर फेवरेबल ना हो तो वो स्ट्रेस कंडीशन के रूप में काउंट की जा सकती है। तो जब स्ट्रेस कंडीशन की बात आती है तो इनका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग प्रकार का होगा, और ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इनकी रेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्क्लेरोसियम बोला जा सकता है। स्क्लेरोसियम या स्क्लेरोटिया, बहुवचन में स्क्लेरोटिया बोल देते ना। तो स्क्लेरोसियम या स्क्लेरोसिया ऐसे जो नाम हैं, ये आपने यूज किए होंगे जब आपने अर्गट डिजीज पढ़ी होगी। अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा पढ़ा होगा, अर्गट डिजीज ऑफ राई आपने पढ़ी होगी। तो वहां पे एक फंगस आता है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। जो बाजरा में डिजीज कोज करता है वो क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस है, और जो राई में करता है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया है। तो क्लेविसेप्स की स्पीसीज पौधों के अंदर एक डिजीज कोज करते हैं, उसका नाम अर्गट डिजीज होता है, और ये फंगस बिलोंग करता है एस्कोमाइसीड से। तो रूटीन में हम अर्गट को जानते हैं, या रूटीन में हम स्क्लेरोसियम को जानते हैं,
और अर्गट की बात करें, क्लेविसेप्स की बात करें, स्क्लेरोशियम की बात करें, तो वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती हैं। और ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर कुछ डार्क ब्राउन कलर के मास होते हैं, कुछ इरेगुलर शेप के इलोंगेटेड से मास है। और इस मास के अंदर बहुत सारे जो सेकेंडरी माइसीलियम के हाइफे होते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम, अब आप जानते हैं कि जो सेकेंडरी माइसीलियम, इसका मतलब होता है डाइकैरोटिक माइसीलियम। डाइकैरोटिक माइसीलियम, तो डाइकैरोटिक माइसीलियम में एक पूरा का पूरा मास बनाता है और इसी में कुछ स्पोर्स भी एनकैप्सुलेटेड रहते हैं। इसके अंदर स्पोर्स, कोनिडिया, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये सारी की सारी स्ट्रक्चर सूख करके हार्ड हो जाती है और फिर ये ओवर विंटर का काम करती है। ओवर विंटरिंग, ओवर विंटरिंग का मतलब होता है पेरिनेशन, कि जो अनफेवरेबल टाइम होता है, उस अनफेवरेबल टाइम में जो फंगस है वो इस फॉर्म के अंदर अपने आप को मेंटेन करके रखता है। और ये काफी मैक्रोस्कोपिक होती है, काफी बड़ी डिजाइन होती है। जैसे बाजरे में गोंद लग जाता है तो जो गोंद की जो पार्ट होते हैं ना, वो अर्गट ही है एक्चुअल में, और वो काफी बड़े होते हैं, हमें आराम से दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में तो वो कलरलेस या हाईलाइन होता है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो वो काफी भूरे रंग के, चॉकलेटी रंग के हो जाते हैं, तो वो अर्गट ही हैं और वही स्क्लेरोसिया भी कहलाते हैं। लेकिन हमारा जो स्लाइम मोल्ड्स है उनमें भी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ये सारा का सारा जो मास है, क्योंकि ये स्लाइम मोल्ड्स है तो इनमें हाइफे वगैरह नहीं है, यहाँ पे केवल प्रोटोप्लाज्मिक मास है। यहाँ पे ओनली प्रोटोप्लाज्मिक मास है और ये प्रोटोप्लाज्मिक मास इकट्ठा हो जाएगा और गैदर होकर के स्क्लेरोसिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो अनफेवरेबल टाइम को पास करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो स्क्लेरोसिया की फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है कि आइसोगैमस प्रकार का होता है। आइसोगैमस टाइप का होता है और रिप्रोडक्टिव जो यूनिट बनती हैं उनको हम गैमेट बोलेंगे, और जब दोनों ही गैमेट एक जैसे होते हैं तो उनको हम आइसोगैमेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो गैमेट्स बनते हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, फ्लैजिला है उनके पास, और उनके पास एक पतली सी थ्रेड लाइक, धागे जैसी बॉडी होती है, थ्रेड लाइक बॉडी होती है। तो इनको हम स्वार्म सेल्स भी बोलते हैं। उनका दूसरा नाम क्या होता है? स्वार्म सेल्स। जैसे स्वार्मर्स होते हैं, जैसे तैरने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कुछ वैसी डिजाइन होती है इनकी, पतले पतले ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स हैं। और इनके पास फ्लेजिला होते हैं, फ्लेजिला एंटीरियर पार्ट पे लगे रहते हैं और अनइक्वल फ्लेजिला होते हैं, अनइक्वल लेंथ के फ्लेजिला होते हैं। ये कंडीशन होती है स्वार्मर की। तो स्वार्मर सेल्स बनती हैं, एक प्लस प्रकार की बनेगी, दूसरी माइनस प्रकार की बनेगी, वो आपस में यूनाइट होती हैं। तो जब जो भी गैमेट बन रहे हैं वो दोनों फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होते हैं, तो हम इसको आइसोगेमी बोलते हैं। और आइसोगेमी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द सिंपलेस्ट पैटर्न, दिस इज द सिंपलेस्ट पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अलग है। और फिर आपको ध्यान रखना है कि आपने इनका मैन बॉडी 2n लिया था, प्लाज्मोडियम, और जब आप इनसे गैमेट बनाते हैं तो दे आर हैप्लॉइड। तो रिडक्शन डिवीजन गैमेट बनने के दौरान होता है। तो रिप्रोडक्शन में आपको आइसोगेमी देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को स्वार्म सेल या स्वार्मर सेल्स बोला जा सकता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। चलो वहीं पे इसको ऐड कर देते हैं ताकि इसका पार्ट यहीं कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
इसके बाद में आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है और ओनली प्रोटोप्लाज्म है, तो रिसर्च के लिए यूजफुल हो जाते हैं। तो यूजफुल होंगे, यूजफुल इन प्रोटोप्लाज्मिक रिसर्च, क्योंकि केवल है ही इनमें प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक रिसर्च है उनके लिए ये बहुत अच्छे टूल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही जो फिजियोलॉजिकल स्टडीज हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्टडीज में भी प्रयुक्त किए जाते हैं और काफी कलरफुल होते हैं ये, कलरफुल और इररेगुलर सैप के होते हैं। तो ये एस्थेटिक वैल्यू भी रखते हैं, आकर्षक लगते हैं दिखने में। और वेरी रिसेंटली जो रिसर्च स्टडीज इनके साथ हो रही हैं वो बेस्ट है। इनकी जो सैप, इरेगुलर सैप है इनकी, और इरेगुलर सैप होने के साथ में ही जो फूड है, फूड की तरफ इनके सूडो ऑर्गन्स वो ओरिएंट हो जाते हैं कि जिधर भी फूड दिखता है उधर ही इनकी ग्रोथ चालू हो जाती है, और ग्रोथ के लिए सूडो ऑर्गन्स है वो बनाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई रेगुलर मास है और यहाँ पे कोई फूड प्रेजेंट है, तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है इसका जो पूरा का पूरा मास है वो अपने आप को इस साइड में ओरिएंट करना चालू कर देता है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो इधर चालू हो जाती है। और जब हम साइटोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जब किसी एक साइड के अंदर सेल को काम करना पड़े तो ऐसा कुछ करने के लिए साइटोस्केलेटन बहुत जिम्मेदार होता है, साइटोस्केलेटन काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो जो साइटोस्केलेटन संबंधी जो स्टडीज हैं उनके अंदर भी स्लाइम मोल्ड्स एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और इससे भी फर्दर आगे जाकर के देखें तो वेरी रिसेंटली जो कह सकते हैं कि जो ब्रेन है, कि एक बार इनको जहां फूड मिला होता है उस साइड में ये काफी टाइम बाद में भी दोबारा से सेम वैसी ही ग्रोथ दे देते हैं, तो इनके पास मेमोरी बहुत होती है। और क्योंकि ये कोई सेल तो है ही नहीं, ये तो प्रोटोप्लाज्म है, तो वो अपनी मेमोरी कहाँ स्टोर करता है। तो जो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च है या ब्रेन संबंधी या मेमोरी रिगार्डिंग जो रिसर्च है उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अपने आप में इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कुछ इनकी बहुत अलग प्रकार की बातें हैं, और ये थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट रह जाएगा कि हमारे जो नॉर्मल फंजाई हैं उनसे कुछ अलग हैं, इनके काफी सारे फीचर डिफरेंट प्रकार के हैं, तो ये आप थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी फाइकोमाइसीट्स उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइकोमाइसीट का दूसरा नाम है एल्गल फंजाई, कि इनको हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि इनके बहुत सारे करैक्टर एल्गी जैसे होते होंगे, करैक्टर्स सिमिलर टू एल्गी। तो काफी कुछ करैक्टर हैं जो एल्गी से मैच करते हैं, इसलिए इनको एल्गल फंजाई के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम आप इनकी बॉडी को देखें कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है, तो यूनिसेलुलर भी हैं ये और मल्टी सेलुलर भी हैं, और मल्टी सेलुलर होने पे इनमें माइसीलियम प्रेजेंट होगा, और जो माइसीलियम होगा ये इनका माइसीलियम यानी कि जो भी एग्रीगेशन आएगा हाइफा का, वो हमेशा ही आपको कैसा मिलना है,
मल्टी न्यूक्लिएट कि खूब सारे न्यूक्लियाई होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन और एसेप्टेड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जब एक प्रॉपर हाइफे हो, माइसीलिया हो, अदरवाइज इनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी प्रेजेंट हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेड ऐसी कंडीशन को लेकर के, ऐसी जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी जो फीचर्स हैं, उनको लेकर के ये मेंबर हमारा जो एल्गी था वोचेरिया उससे रिजेंबल करते हैं, वोचेरिया से रिजेंबल करता है थैलस की स्ट्रक्चर को लेकर के, कि वहां पर भी आपको सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। इट इज अबाउट सिनोसिटिक, कि ऐसा होने पे हम उसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको अगर आप देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके क्या हो सकते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे स्पोर बन सकते हैं। स्पोर बनेंगे तो हमेशा ही बीजाणु धानी में बनेंगे, उसको आप बोलेंगे स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया बन सकते हैं। और स्पोरेंजिया यहाँ पे दो प्रकार के हो सकते हैं, जूस्पोरेंजिया और एप्लेनोस्पोरेंजिया। अंतर बिल्कुल वही होगा जो हमने एल्गी में पढ़ा था कि जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बनेंगे जो गतिशील है, मोटाइल हैं वो, और एप्लेनोस्पोरेंजिया के अंदर एचएल बीजाणु बनेंगे। तो सेम कंडीशन कि स्पोर बने, वो फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं, विदाउट फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं। अगर मॉइस्चर एडिक्वेट है तो ये बन जाएगा, अगर पानी की कमी है तो एप्रेनो बन जाते हैं। तो ये फीचर भी इनका बिल्कुल सेम है, सेम टू एल्गी, सेम टू एल्गी है। तो यहाँ पर भी ये एल्गी से रिजेंबल करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले जो स्पोर हैं वो आपको यहाँ पे एल्गी जैसे ही मिलेंगे। ऐसे ही दूसरा तरीका हो सकता है कि इनमें कोनिडिया बन रहे हो। कोनिडिया बनने के लिए जरूरी है कि वहां पे स्पोरेंजिया नहीं होंगे, वहां पे कोनिडियोफोर होंगे। और कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया डेवलप होते हैं एक्सोजीनस। और जो कोनिडिया होगा वो जर्मिनेट करेगा। इसके पास भी दो रास्ते होते हैं, ये डायरेक्ट ही जर्मिनेट करे तो इससे जर्म ट्यूब निकल जाएगी और इससे फिर माइसीलियम बन जाएगा। ये डायरेक्ट जर्मिनेशन भी हो सकता है, या इसका जो न्यूक्लियाई है इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएंगे बहुत सारे, और फिर इससे एक मास बन जाएगा। और फिर हर एक सेल एक जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी, हर एक सेल एक जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जूस्पोर भी खास होते हैं, रेनी फॉर्म होते हैं, किडनी सैप्ड होते हैं, बाइफ्लेजिलेट होते हैं, लेटरली फ्लेजिला इन पे प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रो करके फिर माइसीलियम बना सकते हैं। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, कोनिडिया बन सकता है, कोनिडिया बनने के बाद डायरेक्ट जर्मिनेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन भी मिल जाएगा आपको, और बाय जूस्पोर भी हो जाएगा। अगर कंडीशन फेवरेबल है, कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तो ये रास्ता होगा, और कंडीशन अगर फेवरेबल है तो ये वाला रास्ता फॉलो किया जाता है। स्पोरेंजियोफोर और कोनिडियोफोर के अंतर को भी हम देख लेते हैं। जो सिनोसिटिक माइसीलियम है इस सिनोसिटिक माइसीलियम से कुछ इरेक्ट हाइफे निकलेंगे,
और ये इरेक्ट हाइप पे फिर ऊपर जाकर के फूल जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और ये हर एक न्यूक्लियाई बाद में एक स्पोर के रूप में मॉडिफाई हो जाएगा। फिर डिपेंड करेगा कि इससे जूस्पोर भी बन सकता है और इससे एप्लेनो भी बन सकता है। मीन्स सराउंडिंग में वाटर की हालत कैसी है, सराउंडिंग में पानी की उपलब्धता के आधार पे। कॉनिडियोफोर की डिजाइन अलग होती है। कॉनिडियोफोर में भी ऐसा ही सिनोसिटिक माइसीलियम होगा और उसके ऊपर कुछ इरेक्ट हाइफे निकलेंगे, ये कॉनिडियोफोर के रूप में बिहेव करेंगे और इनका भी बेस टिप फुला हुआ रहेगा। यहां से कॉनिडिया 1 बाई 1 करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो स्पोर अंदर बनते हैं, ये एंडोजीनस डेवलपमेंट है और कॉनिडिया का एक्सोजीनस डेवलपमेंट होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों चीजें बन सकती हैं, स्पोर भी बन सकता है। स्पोर में भी फिर दो ऑप्शन आएंगे कि जूस्पोर भी बन सकता है, एप्लेनोस्पोर भी बन सकता है या कॉनिडिया भी बन सकते हैं। देखिए बाकी जो फंजाई आएंगे जिसमें कि हायर क्लासेस की बात करें तो हमारे पास एस्कोमाइसीट आएंगे और दूसरे बेसिडियोमाइसीट आएंगे। उनमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उनमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फलन पिंड जिनको कहा जा सकता है। और फ्रूटिंग बॉडीज को हमने टर्सरी माइसीलियम के रूप में भी लास्ट क्लासेज में जाना था। तो यहां फाइकोमाइसीट के अंदर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, नो फ्रूटिंग बॉडी, कोई फ्रूटिंग बॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि पहली बात तो इनमें डाइकेरोटाइजेशन नहीं होता है, सेकेंडरी माइसीलियम भी नहीं मिलेगा, ये भी एब्सेंट। फ्रूटिंग बॉडी को आप टर्सरी माइसीलियम बोलते हो, ये भी एब्सेंट। केवल इनमें प्राइमरी माइसीलियम मिलेगा और वो भी कैसा मिलेगा, एसेप्टेड सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मिलेगा, ब्रांच्ड मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएट मिलेगा। तो केवल एक ही प्रकार का माइसीलियम होता है और वो है प्राइमरी माइसीलियम। ना यहाँ पे आपको सेकेंडरी मिलना है, ना टर्सरी मिलना है, ना यहाँ पे कोई फ्रूटिंग बॉडी बननी होती है। इसके बाद में हमें एक खास चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये काफी ज्यादा ही आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मेंबर हैं म्यूकोरेलीज के, जिसमें म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, ये काफी कॉमन एग्जाम्पल है जिनको हम बार बार देख सकते हैं, हमारे सामने आते हैं टर्म। दे आर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। दे आर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। ऐसा तो यहाँ पे एक्वेटिक फंजाई भी है, वो भी यही के एग्जाम्पल है। एक्वेटिक फंजाई भी फाइकोमाइसीट से बिलोंग करते हैं ना। कोई नाम याद आ रहा आपको? ऐसा कोई नाम आपको याद आ रहा है? नहीं? सेप्रोलैग्निया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, जो म्यूकर्स हैं, राइजोपस हैं, वो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल है, यानी कि बिल्कुल से जो ड्राई सबस्ट्रेटम होता है उसके ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जो कंडीशन मिल सकती है
वो आपको देखने को मिलेगी कि ये होमोथैलिक भी हो सकते हैं और ये हेटेरोथैलिक भी हो सकते हैं। होमोथैलिक क्या होता है, हेटेरोथैलिक क्या होता है? तो एक ही थैली हाँ, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए सेम थैलस, कि एक ही थैलस के ऊपर मेल पार्ट भी बन रहा है, उसी के ऊपर फीमेल पार्ट भी बन रहा है, तो वो होमोथैलिक, कि दोनों गैमेट का कनेक्शन एक ही थैलस से है, होमोथैलिक। अगर ये टू डिफरेंट थैलस के ऊपर डेवलप हो, टू डिफरेंट थैलस, कि एक थैलस के ऊपर मेल पार्ट डेवलप हो रहा है तो वो मेल थैलस हो गया, दूसरे थैलस के ऊपर फीमेल गैमेटेंजिया डेवलप हो रहे हैं, वो कंडीशन हेटेरोथैलिक है। तो एक ही थैलस के ऊपर दोनों गैमेटेंजिया भी बन जाएंगे, ऐसा भी मिल सकता है, तो ये होमोथैलिक हो जाएगी। अगर यहाँ पे दो सेपरेट थैलस होंगे तो ये हेटेरो में भी काउंट हो सकता है, राइट। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे आपको मिल सकती है। अगर हम बात करें कि सेक्सो रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म कैसे मिलेगी, या मैकेनिज्म में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको काफी कुछ वेरिएशन मिलेगा। यहाँ पे काफी वेरिएशन प्रेजेंट है। सबसे पहला जो तरीका है वो आपको देखने को मिलेगा, दिस इज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे प्लेनोगैमेट बनेंगे। तो प्लेनोगैमेट का मतलब तो ये है कि उनके पास फ्लैजिला होंगे तो वो मोटाइल होते हैं, तो मोटाइल गैमेट का नाम होता है प्लेनोगैमेट, ठीक है। और जो गैमेट है वो मोटाइल है और वो आपस में फ्यूज होते हैं। कॉपुलेशन का मतलब फ्यूज, एक तो कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट नहीं है, कॉपुलेशन है, कंप्लीट फ्यूज। तो मेल गैमेट ये भी मोटाइल और फीमेल गैमेट ये भी मोटाइल, दोनों ही मोटाइल होंगे, दोनों ही प्लेनोगैमेट होंगे और दोनों का सारा कंटेंट है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। दिस इज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो बिल्कुल वही चीजें हैं, पहले यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होनी है और दूसरी स्टेप के अंदर कैरियोगेमी होनी है। और जैसे ही दोनों के कंटेंट मिक्सअप हो जाएंगे तो यहाँ से 2n कंडीशन दोबारा से क्रिएट हो जाती है। जो गैमेट्स हैं दे आर हैप्लॉइड और जब वो फ्यूज होंगे तो 2n कंडीशन वापस से रीस्टैब्लिश हो जाएगी। बस ध्यान आपको ये रखना है कि प्लेनोगैमेट है तो दोनों ही प्लेनो है। प्लेनो का मतलब दोनों ही, बोथ आर मेल एंड फीमेल, दोनों ही, बोथ आर मोटाइल। तो ये कंडीशन आइसोगेमी जैसी हो गई है। तो यहाँ पे दोनों गैमेट अगर एक जैसे हैं तो आइसोप्लेनोगैमेटिक भी मिल जाएगा, और अगर उनमें डिफरेंस है तो एन आइसोप्लेनोगैमेटिक भी मिल जाएगा। लेकिन गैमेट्स के पास फ्लैजिला होंगे, ठीक है ना। प्लेनो वर्ड आपको ध्यान रखना है कि गैमेट चाहे कोई सा भी हो, चाहे बराबर वाले हो या अनइक्वल वाले हो, फ्लैजिला जरूर होंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या मैकेनिज्म हो सकती है। सेकंड वन अगर हम देखें तो दूसरा तरीका जो हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कांटेक्ट का मतलब ये हुआ कि गैमेट फ्यूज नहीं होंगे, नो गैमेट फ्यूजन, ओनली कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट भी गैमेटेंजिया करेंगे।
जैसे आपने कहा कि ये एंथ्रेडियम बन गया, इसमें मेल न्यूक्लियाई है, नॉट मेल गैमेट। एंथ्रेडियम बना ना, इसके अंदर ये एंथ्रेडियम है, इस एंथ्रेडियम के अंदर ये सब मेल न्यूक्लियाई है, नॉट गैमेट। ऐसे ही दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ पे उगोनियम बनेगा, उसमें भी कई सारे न्यूक्लियाई हैं। एक सेंटर के अंदर मेन न्यूक्लियस होता है, बाहर वाले पार्ट को हम पेरिप्लाज्म बोलते हैं, सेंटर वाले भाग को सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब उगोनियम मैच्योर होता है, ये पूरा उगोनियम है, तो जब उगोनियम मैच्योर होता है तो सेंटर में केवल एक न्यूक्लियाई बचेगा, बाकी सब पेरिफेरी पे चले जाते हैं। और अब यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो एक ट्यूब के जरिए होता है, यहाँ पे एक ट्यूब बनेगी और जो मेल न्यूक्लियस है वो मेल न्यूक्लियस ट्रांसफर होकर के इस ट्यूब से होकर के यहाँ जाएगा। तो ओनली न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे। तो एक मेल न्यूक्लियस है जो ट्यूब से आ गया, दूसरा फीमेल न्यूक्लियस है जो सेंट्रोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो कैरियोगेमी में जाते हैं। तो नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट नहीं बनेंगे। ये भी एक गैमेटेंजिया है, ये मेल गैमेटेंजियम है जिसको आप एंथ्रेडियम बोल रहे हैं, ये फीमेल गैमेटेंजियम जिसको हम उगोनियम बोल रहे हैं, वो ट्यूब के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। दिस इज गैमेटेंजियल कांटेक्ट। तो ये कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन करता है? एल्बुगो कैंडिडा। इसमें प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी का मतलब तो ये होता है कि साइटोप्लाज्म का मिक्स होना। तो साइटोप्लाज्म तो इसमें ये एंथ्रेडियम इतनी छोटी स्ट्रक्चर होती है कि इसमें न्यूक्लियाई ही होते हैं, साइटोप्लाज्म जैसा कुछ नहीं है। यानी कि न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई, क्योंकि देखो ये फुला हुआ है ना, स्वोलन, तो मोस्टली जो कंटेंट है रिजर्व फूड कंटेंट वो तो इसी के पास होते हैं। तो इसका साइटोप्लाज्म तो आप नगण्य के बराबर ही मानेंगे, केवल न्यूक्लियस जाता है। साइटोप्लाज्म तो तब जाएगा जब गैमेट होता है। भाई गैमेट में क्या होता है? एक न्यूक्लियाई होता है, बाहर मेम्ब्रेन होती है, और फिर इसके पास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म वाला तो इश्यू ही नहीं था, ये तो केवल आप ये कह रहे हैं कि केवल न्यूक्लियस जा रहा है। ठीक है। साइफोनोगैमी आप उसे जोड़ सकते हैं, हाँ, कुछ कभी किसी ट्यूब लाइक संरचना से अगर आप मेन न्यूक्लियस को फीमेल, हाँ, कंजुगेट, ये ट्यूब बनते हैं ना, कांटेक्ट जहां पे हो रहा है वहां पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है इनकी, तो इस ट्यूब के थ्रू जाता है। तो ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जा रहा है, सॉरी मेल न्यूक्लियस जा रहा है ना, तो वो जैसे अपन पोलन ट्यूब से पहुंचाते हैं तो बिल्कुल उसके जैसा ही है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे, उनके न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। बस ये आपको गैमेटेंजियल कांटेक्ट में ध्यान रखना। हमारे मेंबर है कुछ, देखो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इसमें आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ऐसे अगर आप बात करें तो दूसरा जो ग्रीन ईयर डिजीज है बाजरे की, उसमें भी आपको ये मिलेगा। वो कौन करता है? भूल गए आप हैं? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, ये दोनों फाइकोमाइसीट के मेंबर हैं। तो इनमें आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा जो तरीका है वो आपको देखने को मिल जाएगा जब हम बात करेंगे कि गैमेटेंजिया, पूरा का पूरा जो गैमेटेंजिया है वो ही मिक्स हो जाते हैं, कॉपुलेशन। एक तो गैमेट मिक्स होते हैं, पूरी की पूरी बीजाणु धानी, सॉरी युग्मक धानी है ना, गैमेटेंजिया युग्मक धानी को बोलते हैं।
तो युग्मक धानियां ही संयुग्मित हो जाती हैं, तो ये युग्मक धानी संयुग्मन कहलाएगा। तो पूरा का पूरा गैमीटेंजिया वो मिक्स हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि एक मेल गैमीटेंजियम के रूप में बिहेव कर रहा है वो एंथेरिडियम है, और एक ऊगोनियम के रूप में बिहेव कर रहा है वो फीमेल गैमीटेंजियम है। तो ऐसा क्लियर साइज का डिफरेंस नहीं होता है कि आप एक को एंथेरिडियम बोल दें एक को ऊगोनियम बोल दें, ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। वहां पे बस कुछ फुली हुई संरचनाएं होती हैं। जो माइसीलियम है, इस माइसीलियम के पास कुछ फुली हुई संरचनाएं होती हैं, और ये फुली हुई संरचनाएं प्रोगैमीटेंजियम के रूप में बिहेव करती हैं। यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लिया इनके पास प्रेजेंट है, ये प्रोगैमीटेंजिया है। और ये प्रोगैमीटेंजिया जब ग्रो करेंगे तो आपस में ये फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे को टच कर जाएंगे, और इनकी कांटेक्ट वाल डिसॉल्व हो जाएगी, और लेटर कंडीशन के अंदर ये सारे के सारे कंटेंट एक साथ आ जाएंगे। एक साथ मिक्स हो जाएगा, तो पूरे का पूरा गैमीटेंजिया दूसरे गैमीटेंजिया के साथ में जुड़ जाता है। दिस इज गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। तो यहाँ पे कोई अकेला गैमेट तो है नहीं, यहाँ पे जितने भी न्यूक्लिया हैं वो सारे गैमेट के रूप में बिहेव कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा सीनोगैमेट। तो जितने भी मेल न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे एक साथ, सीनो का मतलब कलेक्टिवली, टुगेदर, कलेक्टिवली। ऐसे जितने भी फीमेल न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे भी एक साथ सीनोगैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। तो गैमीटेंजिया में जितने भी न्यूक्लियाई थे वो सारे एक इकाई के रूप में बिहेव करते हैं, और पूरी की पूरी इकाई दूसरी पूरी इकाई के साथ में जुड़ जाती है। हम क्या बोलेंगे, पूरा गैमीटेंजिया ही मिक्सअप में जा रहा है, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन इसको बोलेंगे। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी राइजोपस के अंदर, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी म्यूकर के अंदर। तो जो म्यूकोरेलिस के मेंबर हैं, जो म्यूकोरेलिस के मेंबर हैं उनमें हमें प्रॉपर गैमेट भी नहीं है, प्रॉपर गैमीटेंजिया भी नहीं है, वहां पे तो प्रोगैमीटेंजिया बनते हैं, यानी कि गैमीटेंजिया जैसी डिजाइन है उनसे मिलती जुलती, लेकिन उनसे उनकी जितनी एडवांस नहीं है, वो प्रिमिटिव है, और पूरा का पूरा युग्मक धानी ही आपस में मिल जाते हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, मेल फीमेल, ऐसे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो जाइगोस्पोरेंजियम कहलाएगा। जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे ना, तो जाइगोट नहीं बनेगा, इसको बोलेंगे जाइगोस्पोरेंजियम। और ये जाइगोस्पोरेंजियम आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि एक काफी बड़ी सारी स्ट्रक्चर होगी, इसके ऊपर बाहर वॉल भी प्रेजेंट है, और इसमें काफी सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, क्योंकि सीनोगैमेट थे ना, तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। जब ये जर्मिनेट करेगा तो इससे एक इरेक्ट स्ट्रक्चर निकलेगी, उसको हम बोलेंगे हैप्लोमाइसीलियम। और ये हैप्लोमाइसीलियम ग्रो करेगा, और फिर इसके अंदर होगा रिडक्शन डिवीजन, जिससे फिर हैप्लोइड माइसीलियम क्रिएट हो जाएगा। तो जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, हैप्लोमाइसीलियम की फॉर्मेशन भी आपको यहां देखने को मिलेगी, प्रोगैमीटेंजिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और सीनोगैमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और पूरी की पूरी युग्मक धानी ही आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो कुछ खास चीजें हैं, आप ध्यान रखें कि जो टेरिस्ट्रियल फंजाई है उनके रूप में आपके जो राइजोपस हैं, जो म्यूकर है, उनके अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका ऐसा ही होगा। इसके बाद में कुछ खास चीजें और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं जो एडिशनल पॉइंट हो जाएंगे अपने लिए। तो वन थिंग आपको ध्यान रखना है, ये है
ब्लीफेरिस। मोनोब्लीफेरिस भी एक ये फाइकोमाइसीट मेंबर ही है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि पूरा जो फंजाई ग्रुप है, पूरे फंजाई ग्रुप के अंदर ये एक अकेला है ओनली, जिसके पास क्या मिलेगा आपको, ओनली विथ मोटाइल मेल गैमेट। क्योंकि जब हम एंथ्रेडियम, ऊगोनियम उस साइड में चले जाते हैं तो वहां पे न्यूक्लियाई काम में आ रहे होते हैं, न्यूक्लियाई यूज होते हैं। जैसे मेल न्यूक्लियाई यूज हो रहा है, राइट, मेल गैमेट यूज नहीं होता है, मेल गैमेट यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियाई यूज हो रहे होते हैं। ये काफी बड़ी बात थी यहाँ के लिए। और इससे पीछे जाते हैं तो आपको आइसोगैमी मिल रही थी और एनाइसोगैमी मिल रही थी। तो आइसो और एनाइसो के अंदर तो दोनों ही मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, सॉरी दोनों ही गैमेट है ना, मेल फीमेल तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, दोनों ही गैमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं। लेकिन एक मोटाइल हो और दूसरा मोटाइल ना हो, ओनली विथ मोटाइल मेल गैमेट। तो ऐसी कंडीशन अगर आप एल्गी से देखें तब इसका मतलब तो आता है ऊगैमी, कि ये तो ऊगैमी की हालत होती है कि जो मेल गैमेट है वो तो मूव करता है, फ्लैजिलेट होता है, और जो फीमेल गैमेट है वो मूव नहीं करता है, वो नॉन मोटाइल होता है। जब हम यहाँ की ऊगेमी देखते हैं तो वो तो हमारे पास आ जाएगा गैमेटेंजियल कांटेक्ट वाला, जिसमें अभी हमने क्या देखा कि जो एंथेरेडियम है उसमें मेल गैमेट तो बन ही नहीं रहे थे, एंथेरेडियम से तो केवल मेल न्यूक्लियस काम में आ रहा था, एंथेरेडियम से ओनली मेल न्यूक्लियस था, वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब से प्रोसीड हो रहा था। तो केवल ऐसा एक मेंबर यही है मोनोब्लीफेरिस, जिसमें मेल न्यूक्लियाई नहीं, मेल गैमेट काम में आएगा और उसके पास फ्लैजिला होंगे। बाकी आपको किसी भी मेंबर के पास ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फाइकोमाइसीट का ही मेंबर है, मोनोब्लीफेरिडेलिस इसके ऑर्डर का नाम है। मोनोब्लीफेरिस के रिगार्डिंग आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैथोलॉजी के रिगार्डिंग, एक तो आपका व्हाइट रस्ट डिजीज, ये यहीं से बिलोंग करता है। ऐसे ही ग्रीन ईयर डिजीज है बाजरे वाली, वो यहीं से बिलोंग करती है। ऐसे ही डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, जिसका कोजल एजेंट होता है प्लाज्मोपारा विटिकोला, प्लाज्मोपारा विटिकोला, ठीक है। ऐसे ही पर्टिकुलर डिजीज है पोटैटो के अंदर होने वाला व्हाइट डिजीज, व्हाइट भी बोल सकते हैं या इसको ब्लैक व्हाइट भी बोल सकते हैं, ब्लैक व्हाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये भी यहीं से बिलोंग करता है। दिस इज सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रीडियम एंडोबोएटिकम। तो फंजाई के क्लास के रिगार्डिंग कैरेक्टर थे वो भी हमें पता होना चाहिए, और पैथोलॉजी के रिगार्डिंग हमारा किसी डिजीज से कनेक्शन अगर किसी ग्रुप का है तो वो हमें पैथोलॉजी के रिगार्डिंग भी पता होना चाहिए। राइट। तो ये तो हमारी
पहली दो क्लास यहाँ पे हो जाएंगी कि एक आपने मिक्सोमाइकोटिना का मेंबर ले लिया स्लाइम मोल्ड्स, और दूसरा हमने फाइकोमाइसीट्स को इसमें डिस्कस कर लिया। इनके मैन मैन कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए थे, मैन बातें हमारे पास आ गई, कुछ डिजीजेस से कनेक्शन थे वो मेंबर हमने यहाँ पे देख लिए। और इसी प्रकार से हम वन बाय वन करके जो बाकी फंगल क्लासेज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जहां भी हमें जरूरत रहेगी वहां पे हम कंपैरिजन भी इनका करते रहेंगे। आई थिंक क्लियर है। यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।